इंश्योरेंस के बारे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जी इट्स अ वेरी 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 बैड इन्वेस्टमेंट जी बट अ वेरी वेरी गुड एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर जो आप अपने इंश्योरेंस को देखें तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं होता और जगहों पे ज्यादा ग्रो होता है। 6,000 रुपया मंथली कटता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब ये बताओ हर महीने कितना कट रहा है? 6,000 रुपया। 12 महीने में कितना कट जाएगा? 72,000 रुपया कट जाएगा। कितना है? 72,000। ससुरा 3.5 लाख रुपया ले जा चुका है अभी और हम अभी तक बीमारी नहीं पड़े। समझ में गया? प्रॉफिट में कौन है? सोचो वही है। अब कल को हम बीमार पड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा हमको? हमारा भगवान से बात हो गया, मेरा बीमार हम जल्दी नहीं पड़ते। स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या होती है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होती है और पॉलिसी की पेड अप वैल्यू क्या होती है? क्या अब लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सरेंडर कर रहे हैं? क्या ये मजबूत अर्थव्यवस्था की कहानी है या आर्थिक दबाव की सच्चाई है? दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको एक ऐसी खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि बड़ी संख्या में भारतीय अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसे में हमने आपको पूर्व इलेक्शन कमिश्नर YS कुरैशी साहब की बात भी कराई थी, जिन्होंने बताया था कि लोग छोटे छोटे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। पहले वो बात सुन लीजिए और फिर आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। कि मैंने अखबार में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा कि हर साल पिछले 11 साल से 2 लाख बिजनेसमैन सक्सेसफुल लोग अपने पासपोर्ट छोड़ के किसी दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये नहीं कि वो US है, UK और फ्रांस जा रहे हैं, टिम्बकटू जा रहे हैं, छोटी मोटी जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा उन जगह जा रहा है इंडियन पासपोर्ट छोड़ के। और ये पिटा हुआ मुसलमान नहीं जा रहा या मारा हुआ सिख नहीं जा रहा, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ के हालात अगर ऐसे बिगड़ते चले गए तो इन हालात में बिजनेस नहीं हो सकता। और उसमें मैंने कहीं पढ़ा और मुझे बात माकूल लगी। 80 से पहले पंजाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का नंबर 1 देश था, राज्य था, नंबर 1। फिर जो हालात वहाँ के जो खराब हुए, कम्युनल सिचुएशन जैसे हुई, आज वो 21वें नंबर पर है, 24 में से 21वें नंबर पर है। और 30 साल हो गए, कितनी कोशिश करो वहाँ कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उन इंडस्ट्री को, बिजनेस को, अगर आप में से जो बिजनेसमैन है वो उसे एग्री करेंगे, उनको पीस चाहिए, सुकून चाहिए। हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम सिख ये वो, उससे कोई मतलब नहीं। अमन रहना चाहिए ताकि हम उसमें अमन से रह सके, अमन से बिजनेस कर सके। इस पे भी गौर करना चाहिए। एक बच्ची बड़ा अच्छा PhD पे जो रिसर्च कर रही है, वो बेटा उसको अपने इसको भी देखो कि ये 11 लाख 2 लाख लोग, यानी अब तक 11 साल में 22 लाख लोग अपना पासपोर्ट क्यों इंडिया का सरेंडर कर रहे हैं? क्या है अब तक? पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब दिया है, ये कोई र्यूमर नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी वजह भी हमें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि क्या वजह है कि ये ऐसे हालात हैं जिनका क्वाइटली, क्योंकि बिजनेसमैन को तो दिखाई देता है ना अपना इंटरेस्ट किधर है, तो वो वक्ती तौर पे प्रोपेगेंडा से बह जाए, ऐसा नहीं होता। बहरहाल सबका साथ, सबका विकास, विकसित भारत, हम इनको सच्चे स्लोगन मान भी लें तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है एकता, एकजुट होना। और हमें रिजॉल्व करना चाहिए कि हम अपने तौर पे पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। दोस्तों, ये रही पासपोर्ट की बात और ये रही नागरिकता की बात। अब एक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। इस बार बात पासपोर्ट की नहीं बल्कि लोगों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की है। बड़ी संख्या में लोग अपनी पॉलिसी पूरी अवधि से पहले ही सरेंडर कर रहे हैं, यानी जिस पॉलिसी को भविष्य की सुरक्षा और परिवार के सहारे लिए खरीदा गया था उसे लोग बीच रास्ते में ही छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर सवाल है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आप वो सब चीज़ें देखिए जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। खान सर का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंश्योरेंस को लेकर उन्होंने बताया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर, बोलिए तो अभी बताएं आपको, 1956। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। LIC का मुख्यालय मुंबई में। LIC का मुख्यालय मुंबई है। मैं भी क्लास 7 हूँ, मुझे भी, अरे भैया 7 वाला लड़का इसमें क्या कर रहा है यार? आगे देखिए ध्यान से। LIC का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बोलेंगे। LIC का मुख्यालय
मुंबई। देखिए पैसा से रिलेटेड जितनी चीजें जैसे आरबीआई है मुंबई, शेयर बाजार मुंबई, एलआईसी मुंबई, जीआईसी मुंबई। जीआईसी की स्थापना बाद में हुई थी, 1972 में हुआ था। जीआईसी की स्थापना 1972 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। हालांकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, बजाज इंश्योरेंस है, मुथूट इंश्योरेंस है, बहुत ज्यादा टाटा इंश्योरेंस है, महिंद्रा का इंश्योरेंस है, बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंश्योरेंस काम कैसे करते हैं सब ध्यान से समझिए। इंश्योरेंस वाले आपको ये मंथली पैसा चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? मंथली, नहीं तो आपको ईयरली चार्ज करते हैं कि साल का इतना लगने वाला है। इसे हम लोग, इस फीस को हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या चार्ज करते हैं? प्रीमियम। एलआईसी को या किसी भी कंपनी में आप एलआईसी खुलवाइए, वो आपसे कुछ पैसे या तो मंथली चार्ज करेगा, नहीं तो एक बड़ा अमाउंट साल का चार्ज। समझ में आ गया? उसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे हम आपको अपनी बात बता, हमारा 6,000 रुपया मंथली कटता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब ये बताओ हर महीने कितना कट रहा है? 6,000 रुपया। 12 महीने में कितना कट जाएगा? 72,000 रुपया कट जाएगा। कितना है? 72,000। और कंपनी कहती है कि आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, किडनी बदलना पड़े, हार्ट बदलना पड़े, कुछ करना पड़े, सारा जिम्मेदारी हम उठाएंगे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइएगा, बिल दे दीजिएगा हम। अब मेरा ये इंश्योरेंस जो चल रहा है ये 2016 से चल रहा है। 2016 में बैंक कितना रुपया ले गया? 72,000। हम बीमारे नहीं पड़े। 17 में ले गया 72,000, हम नहीं बीमार पड़े। ऐसे लेते गया हम बीमारे नहीं पड़े। 2021 खत्म हो गया, हम बीमार नहीं पड़े। तो भैया ये 72,000 रुपया वो पिछले 5 साल से ले जा रहा है हमको। कितने साल से ले जा रहा है? 5 साल। पूरा कीजिए तो कितना लेगी? 0 0 0 0 5 दूनी 10 अब 5 सते 35 1 36। अब तक हमसे कितना ले जा चुका है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3.5 लाख रुपया ले जा चुका है अभी, और हम अभी तक बीमारे नहीं पड़े। समझ में गया? प्रॉफिट में कौन है? सोचो वही है। अब कल को हम बीमार पड़ेंगे तो कौन सी हो जाएगा हमको? हमारा भगवान से बात हो गया, मेरा बीमार हम जल्दी नहीं पड़ते हैं। अब आप ही बताओ, अब कभी इंसान को बुखार लग गया तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ी जाएगा कि 5 रुपया का टेबलेट लेना है। वो कहती है कि आइएगा हम दे देंगे। उसको पता है कि सिर्फ 5 रुपया के चक्कर में ऑफिस में 4 बार 5 बार आएंगे, हमारा कूदे का पेट्रोल जल जाएगा। वैक्सीन लगाए थे, वैक्सीन लगाने के बाद सर दर्द होने लगता है, थोड़ा सा हल्का बदन दर्द हुआ, 5-10 रुपया का दवा खा लिए, कंपनी वाले को फायदा हो गया। कुछ और यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं कि अगर पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले वो सब वीडियो देख लिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, लोग पॉलिसी क्यों सरेंडर कर रहे हैं, क्या कल के उम्मीद में आज को सुरक्षित करना, आज को मजबूत करना लोग समझने लगे। पहले वो वीडियो देखिए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सरेंडर वैल्यू के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। उस वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूं, लेकिन इस वीडियो को मैंने और ज्यादा प्योरीफाई किया है और ज्यादा मॉडिफाई किया है और कोशिश की है कि अब आपके सारे डाउट सरेंडर वैल्यू को लेके क्लियर हो जाएं। स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या होती है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होती है और पॉलिसी की पेड अप वैल्यू क्या होती है। 1 साल पॉलिसी चलने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपकी पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी है या फिर आपकी मनी बैक पॉलिसी है, सारे डाउट्स आपके आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को मुझे शूट करना पड़ेगा अपने डिजिटल बोर्ड पर, क्योंकि यहां पर होंगी सारी कैलकुलेशन। तो चलती हैं फिर अपने डिजिटल बोर्ड पर। हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एक मैच्योरिटी डेट होती है। आपने आज कोई पॉलिसी परचेज की है, 10 साल 15 साल या 20 साल के लिए आप उस पॉलिसी को परचेज करते हैं। कुछ सर्टेन टाइम के लिए आप उसमें प्रीमियम भी पे करते हैं, 10 साल 15 साल या 5 साल, जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म उसकी चूज करते हैं। लेकिन जब भी आप टाइम से पहले उस पॉलिसी को बंद करके अपना पैसा मांगते हैं तो उसको सरेंडर करना कहते हैं। पॉलिसी को सरेंडर करना। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए गारंटीड सरेंडर वैल्यू आज तक होती थी पॉलिसीज के अंदर, जो 2 साल के बाद कम से कम सरेंडर कर सकते थे आप पॉलिसीज को, लेकिन अब आप 1 साल के बाद भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। स्पेशल सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। आईईडी ने कहा है कि अगर स्पेशल सरेंडर वैल्यू ज्यादा है गारंटेड सरेंडर वैल्यू के कंपेयर में तो आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू दी जाएगी। दोनों डिफरेंट होंगी, गारंटेड सरेंडर वैल्यू अलग होगी और स्पेशल सरेंडर वैल्यू अलग होगी। लेकिन इन सरेंडर वैल्यू को समझने से पहले आपको समझना होगा पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। पेड अप वैल्यू का मतलब यह है कि अगर आपने 1 साल किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दिया
तो उस एक साल में प्रीमियम पे करने के बाद उस पॉलिसी की वैल्यू कितनी है अगर आप उस पॉलिसी को बंद करते हैं तो। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पेड अप वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है सम एश्योर्ड, जो भी आपने पॉलिसी परचेज करते हुए ऑप्ट किया है, इनटू प्रीमियम पेड ईयर, यानी कि कितने साल आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है जिसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय पीपीटी, यानी कि जितने भी साल का आपने पॉलिसी प्रीमियम टर्म इसमें ऑप्ट किया है, प्लस जो भी बोनस डिक्लेयर करती है इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारी पॉलिसी जैसे कि एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, मनी बैक पॉलिसीज होती हैं, जो बोनस बेस्ड पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से हर साल एक बोनस डिक्लेयर करती हैं और उस बोनस के बेस पर ही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू डिसाइड होती है। तो इस फॉर्मूले को पहले हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पे हम लेके चलते हैं एक एग्जांपल कि मान लीजिए कस्टमर ने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऑप्ट किया है पॉलिसी परचेज करते वक्त, और प्रीमियम टर्म यानी कि प्रीमियम उसने सिर्फ एक ही साल पे किया है जिसके बाद वो अपना पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है, डिवाइडेड बाय पीपीटी। मान के चलिए उसने 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्ट किया था तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, और प्लस बोनस, जो भी बोनस डिक्लेयर करती है इंश्योरेंस कंपनी। मान के चलिए 10 साल की पीपीटी, तो ये 10 साल की पीपीटी थी और 10 साल में इंश्योरेंस कंपनी मान के चलिए 1 लाख रुपए का बोनस डिक्लेयर करती, क्योंकि 1 साल के बाद वो पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है तो 1 साल का बोनस होगा 10,000 रुपए 1 लाख रुपए के बेस पर, तो प्लस 10,000। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं, ये 0 से ये कट जाएगा, 50,000 प्लस 10,000 इंटू 60,000। अब इस पॉलिसी का पेड अप वैल्यू होगा 60,000 रुपीज 1 साल की पॉलिसी को चलाने के बाद। पेड अप वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू ने के एसएसवी कैसे निकालेंगे। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकालने का एक प्रेस्क्राइब्ड फार्मूला है, पेड अप वैल्यू डिवाइडेड बाय ये फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या है, 1 प्लस जीसेक रेट डिवाइडेड बाय 100 की पावर रिमेनिंग पीपीटी। तो इसको यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। इसकी स्पेशल सरेंडर वैल्यू कितनी निकलने वाली है, पेड अप वैल्यू कितनी निकली है, 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीसेक रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया 7.5% होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा, की पावर 9। यहां पर 9 इसलिए आएगा क्योंकि 9 साल का प्रीमियम अभी बचा हुआ है पे करने के लिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, तो ये कैलकुलेट होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, लेकिन यहां पर मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू इसके लिख लेता हूं, 60,000 डिवाइडेड बाय, इसको इससे हम डिवाइड कर लेंगे और इसको प्लस करने के बाद आएगा 1.075 की पावर 9। अभी इसकी जो पावर 9 है इसको 9 बार इसको इंटू करना है। इसको 9 बार इंटू करने के बाद जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी, और इसको 60 से डिवाइड करने के बाद इसकी पेड अप वैल्यू, इसकी सरेंडर वैल्यू होगी 31,295 रुपए। यानी कि इस केस में स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकलेगी 31,295 रुपए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि यहां पर प्रीमियम होगा 50,000 रुपए एनुअली ऑन एन एवरेज। तो यह है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। अब इसी में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान के चलिए कि कस्टमर ने 2 साल प्रीमियम पे किया है, तो अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर 9 की जगह 8 आ जाएगा। क्यों 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 साल अभी बचे हैं प्रीमियम को पे करने के लिए, तो यहां पर आ जाएगा 8। तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी जैसे हमने पहले की है, एज यूजुअल यहां पर 8 आ जाएगा और इसको 8 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इसको 8 बार मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकल कर आएगी 67,284 रुपीज। दिस इज ए स्पेशल सरेंडर वैल्यू। बात करते हैं गारंटीड सरेंडर वैल्यू को। गारंटीड सरेंडर वैल्यू एज यूजुअल सेम रहेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीमा नियामक IRDAI के ताज़ा आंकड़े क्या बताते हैं। वर्ष 2021-2022 में कुल भुगतान का लगभग 30% हिस्सा सरेंडर और समय से पहले निकासी का था, लेकिन जब 2025-26 का ये आंकड़ा देखा गया तो 38.30% हो गया बढ़कर। जी हाँ, दूसरी तरफ जो लोग अपनी पॉलिसी पूरी अवधि तक चलाकर मैच्योरिटी तक पहुंचे, सुनिएगा, उनका हिस्सा लगभग 48% से घटकर 36.9% रह गया। यानी अब पहले से कहीं ज़्यादा लोग अपनी पॉलिसी बीच में ही बंद कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है।
बीमा एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, रोजमर्रा के बढ़ते खर्च और कर्ज की ऊंची किस्तों ने लाखों परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में कई लोगों के सामने नकदी की कमी, कैश की कमी हो गई है और उन्होंने अपनी बचत का सबसे आसान जरिया क्या समझा? अपनी बीमा पॉलिसी में ही देखा। यानी भविष्य, यानी कि आने वाले समय की सुरक्षा को छोड़कर वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। यानी कि आज हम रहेंगे तभी कल रह पाएंगे ना। तो अगर आज ही ख़त्म हो जाएंगे, आज ही पेट भर खाना नहीं मिलेगा, तो कल क्या होगा किसे पता है। तो लोगों ने आज को सुरक्षित रखना, आज के में जो उनके खर्चे हैं उसको निपटा रहे हैं। From 1st of October 2024, there's a big change which has happened in the industry. The change is, earlier you pay a premium for 3 years and largely your surrender value used to be about 30% if you surrender the policy. Correct. Now, from the very first year, you can surrender the policy and the amount which you get back is much higher. Wow, okay. So this is extremely customer oriented move thanks to the IRDA. कुछ मामलों में एक और बड़ी वजह सामने आई है, मिस सेलिंग। जी हाँ, कई लोगों को बीमा पॉलिसियां इस तरह बेची गई जैसे वो फिक्स डिपॉजिट या कम समय में अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश हो। बाद में जब लोगों को पता चला कि इसमें लंबा लॉक इन है और बीच में छोड़ने पर नुकसान होगा, तब उन्होंने पॉलिसी सरेंडर कर दिया। आप अक्सर देखिए कि भारत में लोग पॉलिसी कैसे लेते हैं। भारत में पॉलिसी कुछ इस तरह से फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। भारत में या तो उनका अकाउंटेंट कह देता है ये ले लो, या फिर उसका कोई दोस्त, यानी कि अगर मेरा कोई दोस्त का क्या होगा, वो एक एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए पॉलिसी का एजेंट बन जाएगा, LIC का एजेंट बन जाएगा, बीमा का एजेंट बन जाएगा। वो मेरे पास आएगा कि भाई मैंने ये बना है, मेरा ये एक रिकॉर्ड पूरा कर दो और पॉलिसी ले लो। तो इस तरह से बहुत केसेस होते हैं, इस तरह से ज़्यादातर पॉलिसी लेते हैं। लेकिन जब एक आपकी कमाई नहीं बढ़ी, यानी कि अगर 2014 से आप देखोगे तो 12 साल में लोगों की कमाई घटी है, आपकी इनकम नहीं बढ़ी। लेकिन जब आप लेते थे तब आपकी इनकम अलग थी, तो आपको लगा कि भाई हाँ 4000 तो है, 2000 तो है, कट जाएगा। लेकिन जब वक्त बढ़ा तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी। तो अब आपने सोचा कि यार ये 4000 तो मुझे खल रहा है, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और फ़ायदा होगा 30-32 साल पहले, इससे पहले तो मेरे इतने सारे खर्चे हैं। तो इंसान को यहाँ पर समझ में आता है कि ये इन्वेस्टमेंट, ये जो पैसा लगा रहा है मेरा 4000 ही है, लेकिन साल का वो 50,000 रुपये हो जाता है। तो 50,000 ऐसी जगह पर जा रहा है जिसका रिटर्न कब मिलेगा, मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसको सोचने से अच्छा तो आज फैसला ले लिया जाए। दोस्तों, इसके अलावा बैंक FD पर बढ़ते ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार में बेहतर रिटर्न की उम्मीद ने भी कई निवेशकों को बीमा से दूर कर दिया है। यानी कि 4000 रुपये अगर वो एक बीमा पॉलिसी को ले देते थे तो उन्हें लगा कि महीने के 4000 का अगर मैं शेयर ख़रीद लूँ तो वो मुझे ज़्यादा रिटर्न होगा। जो कि हमने, आपको याद होगा कि हमने एक शेयर एक्सपर्ट भाई जी से बात की थी, तो भाई जी भी यही कहते थे कि जो आपका खर्चा है उसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के करो शेयर में पैसा। यानी कि अगर आप 20 रुपये 40 रुपये खर्च करते हैं तो उस 40-50 रुपये का आप कोई शेयर ले लो, वो ज़्यादा मुनाफा देगा। और इसी को अब लोग समझ रहे हैं, तो इसलिए पारंपरिक जो पॉलिसीज़ हैं उसको सरेंडर किया जा रहा है। और ये बात आंकड़ों में आ रही है कि जैसे लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी, जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट के बारे में आदमी सोचता है ये है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो करा है या नहीं करा है। हाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ आप इन्वेस्टमेंट करिए ही मत इस लाइन में। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो फिर क्या करें, कैसे? मैं बता तो रहा ना, आप एक्सपेंडिचर तो करते हैं। हाँ। आप होटल में जाके खाना खाते हैं, ऐसा आप और कहीं घूमने जाते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर है, उसका कोई रिटर्न तो नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक आधे अपने ऐसे उसको खर्चे को रोक दीजिए, और आप यही सोचते हुए कि हमने खर्चा करा है, आप उसको पैसे को शेयर में लगा दीजिए। यानी कि आप कह रहे हैं इनका मैं जो समझ रहा हूँ कि जैसे कि आप 3 समोसे खाते हैं तो आप एक खा लीजिए, 2 को बचा लीजिए, उस 2 पैसों को आप उसमें कर दीजिए, शेयरों को अंदर लगा दीजिए। ऐसा उसके अंदर एक चक्कर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप फिर ये नहीं देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने तो एक्सपेंडिचर किया है ऐसा। तो देखिए, इसी तरह से मैं आपको एक बात और बताऊं कि जैसे आपका ये जो होता है इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस के बारे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जी
इट्स अ वेरी 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 बैड इन्वेस्टमेंट जी, बट अ वेरी वेरी गुड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर जो आप अपने इंश्योरेंस को देखें तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं होता और जगहों पे ज़्यादा ग्रो होता है जी। मगर एक्सपेंडिचर इसलिए कि आपका देखे मतलब ख़राब सर्कमस्टांसिस में और ऐसी जगहों पे वो फायदेमंद होता है, तो इसलिए वहाँ पे अगर जो इस तरह से आप करें तो वो फायदेमंद होता है। तो शेयर लाइन के अंदर भी आपका जो है, इसमें आप ये समझिए इक्विटी जो है, जो शेयर हैं वो वर्ल्ड के अंदर सब में अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जी हाँ, IRDAI के अनुसार वर्ष 2025-26 में जीवन बीमा कंपनी ने कुल 7.3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। इनमें से लगभग 2.8 लाख रुपए समय से पहले पॉलिसी सरेंडर या निकासी के रूप में दिए गए, जबकि पूरी अवधि पूरी होने वालों को मैच्योरिटी के रूप में लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपए मिले। यानी पहली बार सरेंडर का भुगतान लगभग मैच्योरिटी भुगतान के बराबर पहुंच गया, और ये चिंता की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। RBI का कहना है कि लगातार बढ़ते सरेंडर इस बात का संकेत हो सकते हैं या तो ग्राहकों को सही उत्पाद नहीं बेचे गए, या फिर आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया कि लोग अपनी लंबी अवधि की बचत तोड़ने पर मजबूर हैं। इसका असर दोस्तों समझिए, इसका असर केवल ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि बीमा कंपनियों की वित्तीय योजना पर भी पड़ सकता है। उधर स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा में भी दावों का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में सामान्य बीमा कंपनियों के दावों का भुगतान लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 2.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा और मोटर बीमा का है। सरकारी बीमा कंपनियों को अंडर राइटिंग में लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि निवेश से होने वाली कमाई की वजह से कई कंपनियां कुल मिलाकर घाटे में ही हैं, लेकिन बीमा कारोबार के मूल संचालन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितना दावा किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो फिर आम परिवार अपनी भविष्य की सुरक्षा छोड़कर आज की ज़रूरतों के लिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां क्यों सरेंडर कर रहा है? ये केवल महंगाई और आर्थिक दबाव की कहानी है? आप लोग क्या समझते हैं? क्या ये गलत तरीके से बेची गई बीमा योजनाओं का परिणाम है? आप क्या समझते हैं? या फिर दोस्तों दोनों कारण मिलाकर आम लोगों की वित्तीय स्थिति एक गंभीर तस्वीर पेश कर रही है। आज भी विपक्ष बार बार कहता है कि अगर सब कुछ हालात सामान्य हैं तो इतने लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? अब सचमुच हालात सामान्य हैं और लोगों को उम्मीद है अर्थव्यवस्था में कि उनकी कमाई बेहतर होगी, तो इस तरह के सरेंडर क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब उम्मीद है कि सरकार देगी, लेकिन हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। देगी या नहीं देगी इसके बारे में हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जी हाँ, आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह की खबरें जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं स्वतंत्र के साथ जुड़े रहें। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, तब तक के लिए दासो तंत्र।